गुड मॉर्निंग बच्चों। गिरधर दास बाल भारतीय सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम कक्षा 8 की सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्याय 5 न्यायपालिका आज ये शुरू करेंगे हम लोग। तो देखो, न्यायपालिका अखबार पर नज़र डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है। यानी जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो उसमें कोई न कोई ऐसी न्यूज़ आती है, खबर आती है जिसमें अदालत जो कार्य करती है उसके बारे में लिखा हुआ होता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानून का शासन चलता है। यानी हमारा जो देश है वहाँ पे क्या चलता है? कानून का शासन चलता है। इसका क्या मतलब है कानून के शासन का? देखो, इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी देश में कानून का शासन चलने का क्या मतलब हुआ कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो इसकी एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसके द्वारा कानून व्यक्ति को सजा देता है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते यानी न्यायपालिका जो है वो सरकार का एक तरह से एक अंग है। न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? इस अध्याय में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। यानी हमारी जो न्यायालय है वो स्वतंत्र न्यायालय है और इसका जो हाई कोर्ट यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारे भारत का वो दिल्ली में स्थित है। तो जो हमारी अदालत है और जो सर्वोच्च न्यायालय है, क्या इन दोनों के बीच में कोई संबंध है? इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो, न्यायपालिका की क्या भूमिका है। अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं। वे यह तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। यानी जो अदालत है, जो न्यायालय है, वो क्या कहता है शिक्षकों को कि जो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हैं उनकी पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है और इसके अलावा राज्यों के ऊपर राज्यों के बीच में जो नदियां होती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में नदी आती है, बहती है, तब तो इन दोनों के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है दो राज्यों के बीच में नदी के पानी के बंटवारे के लिए, तो ये कार्य भी कौन करता है? अदालत यानी न्यायपालिका करती है। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। यानी जो न्यायपालिका है उसके जो काम है वो निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। यानी ये विवादों का निपटारा करती है। यानी इसके किस किस भाग में हम अदालत को बांट सकते हैं? तो पहला हो गया विवादों का निपटारा करना। तो इसमें
जो न्यायिक व्यवस्था है वो नागरिक और सरकार या फिर दो राज्यों के बीच में या फिर केंद्र और राज्य के बीच में, अगर सरकार के बीच में कोई भी विवाद होता है तो उसकी क्रियाविधि कौन करता है? अदालत यानी न्यायालय करती है। अब देखो, न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है और इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। यानी न्यायिक समीक्षा, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है और इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकता है और इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। अब आगे देखो, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। उदाहरण के लिए कक्षा 7 की किताब में आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था, जो खेतियार था और उसका आपने देखो उसमें पढ़ा था, वो ट्रेन से गिर गया था और फिर उसके चोट आई थी, वो कई अस्पतालों में गया, उसको एडमिट नहीं किया गया, है ना, वो वाली है। फिर उसने न्यायालय में अपील दायर की, उसको उस हिसाब से पैसे मिले। वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे। जब कई अस्पतालों में इनका इलाज करने से इनकार कर दिया तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिमी बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दें। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करें और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। अब आगे देखो, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। यानी हम ऐसा सोचें कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है, तो इसमें क्या है देखो कि हमने एक कल्पना की कि एक ताकतवर नेता है और वो अपने यानी हमारे परिवार की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है और वहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि जो न्यायाधीश है उसको वो अपने पावर से उसको न्यायाधीश के पद से हटा सकता है। तो इस मामले में अदालत में इस मामले को हम अगर अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की क्या करेगा, हिमायत करता दिखाई देगा। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले ले पाते हैं। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं कि अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था,
यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है और इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालत सरकार के अधीन नहीं है, न ही वे सरकार की ओर से काम करती है। यानी जब हमने शक्तियों का बंटवारा देखा था तो उसमें यह था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका करती तो सरकार के लिए काम है, लेकिन न्यायपालिका जो है वो एक स्वतंत्र रूप से कार्य करती है जिससे सभी लोगों को समान रूप से कानून मिले। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए भी महत्वपूर्ण कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाने पर मुश्किल होता है, यानी बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर कोई न्यायाधीश अगर एक बार न्यायाधीश बन जाता है तो। न्यायपालिका की यह स्वतंत्र अदालतों का भारी ताकत देती है, यानी जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्र जो अदालत है उसको ये जो शाखाएं हैं ये भारी ताकत यानी बहुत ज़्यादा ताकत देती हैं और इसके आधार पे वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में भी क्या है जा सकता है। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, यानी भारत में अदालत किस तरह से है, उसकी संरचना कैसे है। हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। यानी जिले में जो एक होती है उसको क्या कहा जाता है, या तो अधीनस्थ यानी वो किसी के नीचे काम कर रही है या किसी के अंडर में काम कर रही है, या जिला अदालत यानी जिले में है तो जिला अदालत। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती है। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। यानी जैसे हमारे बीकानेर में कोर्ट है ना, अदालत है, तो वो क्या हो गया, एक जिला अदालत हो गई। प्रत्येक राज्य जिलों में बंटा हुआ होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। और जो जिला है वो क्या होता है, कई जिलों में बंटा होता है और वहाँ पे क्या होता है, एक न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य के सबसे ऊंची अदालत होती है। यानी जो पहले जिले में आ गया फिर राज्य में आ गया, तो राज्य में भी क्या होता है, एक उच्च न्यायालय होता है। जैसे हमारा राजस्थान राज्य है और हमारा उच्च न्यायालय कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। तो इसी तरह सभी जगह एक उच्च न्यायालय होता है और उस राज्य का एक न्यायालय होता है, जिसे क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। यानी जिलों में होता है, फिर राज्यों में होता है और फिर सबसे ऊपर कहाँ पे होता है, देश में, वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। और हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। यानी देश का जो मुख्य न्यायाधीश है वो सबसे बड़ा यानी सर्वोच्च न्यायालय का क्या होता है, मुखिया होता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश में बाकी सारी अदालतों के मानने में होते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दे दिया वो सभी न्यायालयों को क्या होता है, मानना पड़ता है, चाहे वो जिले की अदालत हो या फिर राज्य की उच्च न्यायालय हो। अब देखो बच्चों, ये क्या है, ये चित्र मद्रास उच्च न्यायालय का फोटो दिया हुआ है। अब देखो,
क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई है? जी हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है और इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं। इसी एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। यानी जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दे दिया वो सभी को मानना पड़ता है। लेकिन अगर जिला अदालत या राज्य अदालत का फैसला है और वो जो अपील करने वाला व्यक्ति है अगर उसको फैसला सही नहीं लगता है तो वो ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है। यानी हम एक ऐसा मुकदमा देखेंगे जिससे आपके समझ में आ जाएगा कि जिला अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे लड़ा जाता है। निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। 1980 के फरवरी महीने के लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। कब? 1980 में। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे। यानी ये दिल्ली में रहते हैं और वहां पे ये और इनका परिवार रहता है। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे थे। यानी पड़ोसियों से गवाह जब होते हैं तो ही उसका फैसला होता है। तो जो पड़ोसी थे उनको गवाह बनाया और उनके बात करी उनसे। तो उन्होंने क्या कहा कि 1 दिसंबर की रात को उनको जो कौन थी, सुधा की चीख सुनी थी। तो इस कारण से वे जबरदस्ती उनके लक्ष्मण जो था उनके घर में घुसे थे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला। यानी उसकी सास शकुंतला नाम था उसका, उसने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों को एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। यानी ये क्या कर रहे थे, दहेज मांग रहे थे, बहुत सारे पैसे, स्कूटर और फ्रिज। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी कि तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। यानी जो ये लोग थे उनके द्वारा इन्होंने क्या किया, अदालत में गवाह पेश किए और जो इनकी माँ शकुंतला थी, सुधा जेठ थे और जो सुभाष चंद्र थे उन सबको, जेठ का नाम क्या था, सुभाष चंद्र, तो इन सबको दोषी करार दिया और इनको क्या दी गई, मौत की सजा सुनाई गई। 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी
और अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को क्या कर दिया, बरी कर दिया। महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा, उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफ़ी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर की थी। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील कर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपी से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ठीक है बच्चों, आज इसमें हम इतना ही करेंगे और अगले पार्ट में करेंगे। तो आपकी ये बात समझ में आ गई कि जिला न्यायालय से हम सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे जा सकते हैं। अगर हमें जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के फैसले अगर हमें सही नहीं लगते हैं तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और वहाँ हमें सही एकदम अपने फैसले मिलते हैं। तो ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहिए।